सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठें और आपसे कहा जाए कि आप सड़क पर नहीं चल सकते, या आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, या आप काले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। आज के समय में क्या करना है से ज्यादा क्या नहीं करना है, इसकी लिस्ट लंबी हो गई है। हाल के बरसों में दुनिया भर में एक नई प्रजाति का उभार हुआ है, आपत्ति प्रधान प्रजाति। इस किस्म के लोगों को रंग से आपत्ति है, भाषा से आपत्ति है, कपड़ों से आपत्ति है, खाने से आपत्ति है, और कभी कभार तो आपत्ति से भी आपत्ति हो जाती है। उनकी नज़र में उनकी पसंद सबसे बड़ा सत्य है। जैसे फ्रांस के एक राजा ने कहा था, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ, यानी मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही शासन हैं। वो दौर राजशाही का था, राजा खुद को दैवीय अवतार मानते थे। अब वक्त बदल चुका है, ये काल लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का है, मगर आपत्तियों का झंडा उठाने वालों के लिए कुछ नहीं बदला है। वे अभी भी आदमकाल में ठहर कर जीने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं। इस व्याख्या का सबसे बड़ा उदाहरण तालिबान है। अफगानिस्तान में सरकार चलाने वाला तालिबान, जिसने बराबरी का रास्ता अपनाने का वादा तो किया था, पर वो अपने वादों को काबुल नदी की तह में जाकर दबा चुका है। तालिबान का दूसरा कार्यकाल अगस्त 2021 में शुरू हुआ था। उसके बाद से उसने धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की झड़ी लगा दी है। 20 दिसंबर को तालिबान सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लगा दिया। कुतर्क ये दिया गया कि यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस और माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। जब हमें ठीक लगेगा तब हम बैन हटा लेंगे। दिलचस्प ये है कि लड़कियों की पढ़ाई पर फैसला लेने वाले लोगों में एक भी महिला नहीं थी। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे तालिबान ने लड़कियों की पढ़ाई पर बैन क्यों लगाया, तालिबान को बैन लगाकर क्या सुख मिलता है, और कट्टर सरकारों को आज़ाद ख्यालों से दिक्कत क्यों होती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए। हम दुनियादारी में अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बारे में कई बार बता चुके हैं, लेकिन उनका जिक्र फिर से करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हम समय रहते अपने आसपास का आकलन भी कर सकें, ताकि ये सबक ले सकें कि क्या हम जाने अनजाने में उसी रास्ते पर तो नहीं बढ़ रहे। खैर, शो को आगे बढ़ाते हैं। जब आप इंटरनेट पर तालिबान के शासन में महिलाओं की स्थिति के बारे में सर्च करेंगे तो आपको कुछ अजीबोगरीब नियमों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये लिस्ट बेहद लंबी है, हम कुछ के बारे में आपको बता देते हैं। मसलन, औरतों को बुर्के के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरतों को ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई मर्द उनके पैरों की आहट सुनकर उत्तेजित हो जाए। औरतों को पब्लिक में तेज़ बोलना मना है, क्योंकि ऐसा करने पर कोई अजनबी उनकी आवाज़ सुन सकता है। औरतें पब्लिक पार्क या जिम में नहीं जा सकती। औरतें दफ्तरों में काम नहीं कर सकती। उन्हें आधी सैलरी लेकर घर में बैठना चाहिए। अगर आप बराबरी में यकीन रखते हैं तो आपको ये सब सुनने में अजीब लग सकता है। ये भी लग सकता है कि ये किसी दूसरे ग्रह की बातें हैं, मगर ये सब असलियत है, सच्चाई है। ना सिर्फ आज के समय के अफगानिस्तान की, बल्कि उन लोगों की चाह भी है जो समाज को सैकड़ों बरस पीछे लेकर जाना चाहते हैं। बड़े बड़े लेखकों ने लिखा है कि युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को झेलना पड़ता है। उनकी टीस अक्सर छिपी रह जाती है, उनकी कहानियों को बहुत कम आवाज़ हासिल होती है। इसका एक पहलू यह भी है कि कट्टर सांप्रदायिक और पुरातनपंथी सरकारों के शासन में रहना भी अपने आप में एक संघर्ष है। इसलिए जब तालिबान अफगानिस्तान में लौटा तब पूरी दुनिया में आशंकाएं जताई गईं। कहा गया अब अफगानिस्तान में महिलाओं का जीवन नर्क में बदल जाएगा, उनके बुनियादी अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, उनके जीवन पर उनकी ही मर्जी नहीं चलेगी। 2001 में तालिबान के हटने के बाद से जो कुछ थोड़ा बदलाव हुआ था, अच्छा बदलाव, वो सब मिट जाएगा। अगस्त 2021 में सारी आशंकाएं अफगानिस्तान में मची भगदड़ का हिस्सा थीं। 17 अगस्त 2021 को तालिबान ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों ने तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद से हर मुद्दे पर सवाल पूछे। जैसा कि परंपरा रही है, सत्ता की झलक इंसान को विनम्र बनाती है और सत्ता की चाबी निरंकुश।
तालिबान काबुल की गद्दी पर पूरी तरह काबिज नहीं हुआ था, इसलिए उस रोज़ ज़बीउल्लाह मुजाहिद के जवाब संयम से भरे हुए थे। महिलाओं के मुद्दे पर ज़बीउल्लाह ने कहा, हम महिलाओं को अपनी व्यवस्था के भीतर काम करने और पढ़ने की अनुमति देने जा रहे हैं। महिलाएं हमारे समाज और हमारे ढांचे के भीतर अब बहुत सक्रिय होंगी। हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं का हक तय करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तब कहा गया कि तालिबान ने शासन करना सीख लिया है, उन्हें कूटनीति और नए दौर की सच्चाई समझ में आ चुकी है। इट्स अ गुड तालिबान, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। मौका दिया गया पूरे भरोसे के साथ, लेकिन तालिबान का दावा एक बड़ा छलावा साबित हुआ। कुछ दिनों तक तो लड़कियों को पढ़ने लिखने और महिलाओं को काम करने की आज़ादी दी गई, मगर जल्द ही उन्हें स्कूलों और दफ्तरों से वापस लौटाया जाने लगा। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हीगल की वो कहावत है, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, माने इतिहास से हमने यही सीखा कि हमने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा। ये पंक्ति अफगानिस्तान में कई बार धरातल पर उतरी। मार्च 2022 में तालिबान ने ऐलान किया कि लड़कियों को स्कूल आने दिया जाएगा। बच्चियां अपना बस्ता और उम्मीदें लेकर स्कूल पहुंची। तब उनसे कहा गया कि 5वीं से ऊपर की लड़कियां वापस लौट जाएं। अक्टूबर 2022 में लड़कियों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाज़त दी गई, लेकिन उन्हें अपनी पसंद का विषय चुनने की परमिशन नहीं थी। लड़कियां पत्रकारिता, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी मेडिसिन और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं कर सकती थीं, जबकि लड़कों पर ऐसी कोई रोक नहीं थी, ऐसी कोई मनाही नहीं थी। इस भेदभाव के बावजूद लड़कियों ने भारी संख्या में एग्जाम में हिस्सा लिया। वे सिर्फ इस बात से खुश थी कि उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, उन्हें क्लास के दायरे में अपनी बात रखने का, सवाल पूछने का, जवाब मांगने का ये अवसर हासिल होगा। 20 दिसंबर को उनका ये सपना भी टूट गया। तालिबान ने यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों की एंट्री पर फुल बैन लगा दिया है। दावा ये कि उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त महिला टीचर्स नहीं हैं और अलग अलग क्लासरूम्स की व्यवस्था भी नहीं बनी है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक ये बैन जारी रहेगा। अमेरिका, यूएन समेत कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तालिबान के फैसले की आलोचना की है। तालिबान के लंगोटिया दोस्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस ऐलान पर निराशा जताई है, लेकिन तालिबान अपने फैसले पर अड़िग है। इसके विरोध में सोशल मीडिया पर #LetHerLearn चलाया जा रहा है। अफगानिस्तान में कुछ जगहों पर छिटपुट प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन तालिबानी अधिकारियों ने जल्दी ही जगह को खाली करा लिया। तालिबान लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ क्यों है, ये जानते हैं। इसकी एक वजह तो शरिया कानून की व्याख्या से जुड़ी है। तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने नवंबर 2022 में पूरे देश में शरिया कानून का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया था। इसी के तहत दिसंबर 2022 में पहली बार स्टेडियम में मौत की सज़ा दिए जाने की घटना सामने आई थी। 1996 से 2001 तक चले तालिबान के पहले शासन में इस तरह की सज़ा आम थी। उस दौरान लड़कियों की पढ़ाई पर पूरा बैन लगा हुआ था। 2001 में तालिबान को गद्दी से उतार दिया गया। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2018 के बीच अफगानिस्तान में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों की संख्या में 20 गुना की बढ़ोतरी हुई। पढ़ाई करने के बाद कई लड़कियां मेयर बनी, उन्होंने सरकार में हिस्सेदारी पेश की, सरकारी दफ्तरों में काम किया, अफगानिस्तान का भविष्य तय करने लगी। तालिबानी कानून में ये सब हराम है। उनका मानना है कि महिलाओं को घर की दीवारों और बुर्के के पीछे ही सिमटे रहना चाहिए, इसलिए शासन में आते ही उन्होंने अपने मॉडर्न ऑपरेंडी को लागू करना शुरू कर दिया। अब वे अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट चुके हैं। ये तो हुई पहली वजह। दूसरी वजह दुनिया भर में मिल जाएगी। नफरत और धन की राजनीति करने वाली सरकारें और सत्ताधीश कभी ये नहीं चाहते कि उनकी जनता पढ़ लिख सके या सवाल कर सके। वे अपनी जनता की सोच को बनावटी और फर्जी धारणाओं में कैद करके रखना चाहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसका एक बड़ा उदाहरण है। तालिबान हो या कोई भी दूसरी अलोकतांत्रिक सरकारों में ये दिख जाएगा। मसलन अभी ईरान को देख लीजिए, वहाँ हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट करने वालों को अलग अलग तरीके से ठिकाने लगाया जा रहा है। ईरान सरकार का ज़्यादा फोकस महिलाओं पर है। तालिबान इस तरह की संभावनाओं को सिरे से मिटाने की फिराक में है। वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो रहा है। ये तो हुई वर्तमान की बात। अब थोड़ा इतिहास भी जान लेते हैं। अतीत में अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है, ये आपको बताते हैं। साल 1926 की बात है। तब अफगानिस्तान में अमानुल्लाह खान का शासन था। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान भी दुनिया के साथ साथ तरक्की करे। उनकी पत्नी क्वीन सुराया ने अफगान औरतों को कहा था, ये मत सोचिए कि केवल
आदमियों को ही देश की सेवा करने की ज़रूरत है। औरतों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे औरतों ने इस्लाम के शुरुआती बरसों में लिया था। हमें भी हमारे देश के विकास के लिए योगदान देना है और ये बिना शिक्षा के मुमकिन नहीं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होना है ताकि हम देश को अपनी सेवा दे सकें। अमानुल्लाह के दौर में ही औरतों के लिए नया ड्रेस कोड लाया गया, जो काबुल में औरतों को परमिशन देता था कि वो चाहें तो पर्दा ना करें और उन्हें वेस्टर्न कपड़े पहनने की भी आज़ादी दी गई। उस वक्त अमानुल्लाह ने कहा था कि धर्म में ज़रूरी नहीं है कि औरतें अपने हाथ, पैर और चेहरा ढकें। 20वीं सदी की शुरुआत से अफगानिस्तान में महिलाओं की आज़ादी और विकास को लेकर काम शुरू कर दिया गया था। अफगानिस्तान में औरतों को 1919 में ही वोट देने का अधिकार मिल गया था, जबकि अमेरिका ने औरतों को वोटिंग का अधिकार 1920 में दिया था। उस दौर में अफगानिस्तान में औरतों को कपड़ों, पढ़ाई, नौकरी, इन सब को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। 1923 में औरतों को शादी की पसंद को लेकर कानूनी अधिकार मिल गए थे। 1928 में अफगानिस्तान की औरतों का पहला ग्रुप तुर्की में स्कूल अटेंड करने गया। 1940 से 50 के बीच बड़ी संख्या में औरतें नर्स, डॉक्टर और टीचर्स बनी। 1959 से 1965 के बीच सिविल सर्विस में भी औरतों की एंट्री हुई। काबुल की सड़कों पर स्कर्ट पहनी लड़कियों की तस्वीरें आम थीं। 1966 से 71 के बीच अदालतों में 14 महिला जज अपॉइंट हुई। 1960 के आंकड़े बताते हैं कि अफगानिस्तान में औरतों की कुल जनसंख्या का 8% हिस्सा पैसा कमाने लगा था। फिर आया साल 1979। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में आक्रमण कर दिया, कठपुतली सरकार बैठाकर क्रांति का नाम दे दिया। इससे अमेरिका चिढ़ गया। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए गुप्त ऑपरेशन चलाए। अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले मुजाहिदीनों को तैयार किया गया। इन्होंने सोवियत यूनियन को हरा दिया। 90 के दशक में अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी। इस बीच मुजाहिदीनों के अलग अलग ग्रुप सत्ता पाने के लिए लड़ने लगे। इन्हीं में से एक ग्रुप कांधार शहर के उन धार्मिक छात्रों का भी था जिन्हें लोग तालिब बुलाते थे, लेकिन इस ग्रुप को एक लीडर की ज़रूरत थी। तालिब ग्रुप को 90 के दशक के शुरुआती बरसों में अपना लीडर मिल गया, जिसका नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर। बाद में ग्रुप का नाम पड़ा तालिबान। तालिबान ने कहा वो देश में इस्लाम का राज कायम करेगा। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और यहाँ से अफगानिस्तान की औरतों का बुरा वक्त शुरू हो गया। सत्ता में आते ही तालिबान ने औरतों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी, जैसे लड़कियों के स्कूल जाने पर, उनकी शिक्षा पर रोक लगा दी गई। औरतें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थीं, औरतें अकेले घर के बाहर नहीं निकल सकती थीं, उनके साथ किसी महरम का होना ज़रूरी होता, माने उनके साथ परिवार के किसी पुरुष का होना ज़रूरी था। औरतों का पर्दा करना लाजमी कर दिया गया। वो घर के बाहर ऐसे कोई कपड़े नहीं पहन सकती थीं जिनसे उनके शरीर का कोई अंग दिखाई दे। महिलाएं मर्द डॉक्टर से चेकअप तक नहीं करवा सकती थीं। वे राजनीति में शामिल नहीं हो सकती थीं। तालिबान के बनाए इन नियमों का पालन ना करने पर औरतों को सबके सामने बुरी तरह से पीटा जाता था। लड़कियों को अगर उनके परिवार वाले स्कूल भेज भी देते तो परिवार वालों को मारा जाता था या उनकी हत्या कर दी जाती थी। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। एक बार फिर अफगानिस्तान में कठपुतली सरकार बनी। 2004 में अफगानिस्तान का संविधान बना। औरतों को कई तरह के अधिकार मिले। कई स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खुल गए। औरतों ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन समय के साथ फिर से तालिबान की पकड़ मजबूत होती गई और साल 2021 में उसने सत्ता में वापसी कर ली। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि पहले तो तालिबान औरतों की आज़ादी की बात करता रहा, लेकिन अब उसने फिर से एक बार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम के दस्तखत वाला एक पत्र सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों को जारी किया गया है, जिसमें लिखा है अगली सूचना तक महिलाओं को विश्वविद्यालय जाने से निलंबित किया जाता है। इस आदेश को तुरंत लागू किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर लंबे समय से तालिबान के नेताओं में गहमागहमी चल रही थी। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ तालिबानी नेताओं ने कहा है कि वो लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक महीने से अटकलें लगाई जा रही थीं कि तालिबान सरकार महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय पर प्रतिबंध लगाएगी, जो अब दिख रहा है। तालिबान अपने फैसलों के पीछे शरिया कानून की आड़ लेता है। उसका कहना है कि शरिया में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। ये सवाल कई बार हमारे सामने आता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? दुनिया में और भी इस्लामिक देश हैं जहां औरतों को पढ़ने लिखने और काम करने की आज़ादी है, तो क्या तालिबान जिस इस्लाम और शरिया का अनुसरण करता है वो उन देशों से अलग है? क्या वाकई इस्लाम में औरतों की शिक्षा पर रोक लगाई गई है? ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। तालीम के सिलसिले में वो मर्दों की तालीम हो या औरतों की तालीम,
कुरान मजीद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो माहौल था, वो सब हमें ये बात बताते हैं कि तालीम के मामले में, चाहे वो इब्तिदाई दर्जे की तालीम हो या फिर वो आला से आला दर्जे की तालीम, मर्दों और औरतों में कोई भी फ़र्क नहीं है। जिस तरह से मर्दों को मोटिवेट किया गया है इस्लाम में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, इसी तरह से औरतों को भी मोटिवेट किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो आपके कंपेनियंस का ज़माना था, उसमें जो बिल्कुल जो आला दर्जे की तालीम याफ्ता लोग थे, तो उसमें सबसे ऊंचा दर्जा तो था वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, तो और फिर बहुत से दीगर सहाबा का भी था। तो बहुत टॉप क्लास के जो स्कॉलर थे, शरिया स्कॉलर, उलमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में तैयार हुए, तो उनमें औरतें भी बिल्कुल टॉप पर थीं और मर्द भी बहुत आगे थे। तो और उसके बाद भी ये सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा। तो जहाँ तक शरीयत की बात है, तो शरीयत मर्दों को भी और औरतों को भी, दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम और आला से आला तालीम हासिल करने की तरगीब देता है, मोटिवेशन देता है, और इसमें वो इसको ज़रूरी करार देता है। जिस दीन की तारीख़ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी बहुत आला दर्जे की आलिमा ख़वातीन हो, तो ऐसे शरीयत के बारे में ये सोचा ही नहीं जा सकता कि वो औरतों की तालीम पर कोई पाबंदी लगाएगी। किसी भी दर्जे में, किसी भी मैदान की तालीम में औरतों पर कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह मर्दों पर कोई पाबंदी नहीं। बात सिर्फ पाबंदी की नहीं है, बल्कि उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको उकसाया जाएगा कि वो तालीम हासिल करें। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो मर्दों और औरतों दोनों के लिए इसको हमवार करें, इसके लिए आसानी पैदा करें। मेरा ये सवाल है कि जो शरिया का इंटरप्रिटेशन है, क्या वो अलग अलग होता है? क्योंकि दुनिया में और भी दूसरे मुस्लिम ममालिक है, वहाँ पे औरतों को तालीम हासिल करने की पूरी आज़ादी है, वहाँ औरतें यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती हैं। एक मसला आता है, तालिबान हमेशा शरिया की आड़ लेके ये कह देता है कि शरिया में इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या शरिया का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है? मैं किसी पार्टिकुलर ग्रुप पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों का जो ओरिजिनल स्टैंड है, वो यही है कि औरतों को भी मर्दों की तरह से ज़्यादा तालीम हासिल करने का हक है। तालिबान के अपने तर्क हैं जो तर्क कम और कुतर्क ज़्यादा लगते हैं। जब भी तालिबान धर्म और पवित्रता की बात करता है, तब ये सवाल उठता है कि उन्हें ठेकेदारी किसने दी और क्या तालिबान लड़कियों की ज़िंदगी तय करने का हकदार है। जाते जाते एक और जानकारी लेते जाइए। अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी, तो अब आपकी है बारी। रोज रात 9 बजे ललन टॉप ऐप पर खेलिए ललन टॉप क्विज, मौके पर इनाम जीतिए और मौके पर ही जानिए कि आपकी जानकारी, आपकी तैयारी कितनी दुरुस्त है, क्योंकि एक सही रिजल्ट और जिंदगी बदल जाती है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।